Hello students, till now we have discussed about ionization enthalpy and oxidation states of d block elements. ठीक है, हमने इनके बारे में सीखा है और हमने ये भी सीखा कि जो ट्रेंड हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वैसा ट्रेंड हमें क्यों दिखाई देता है और अगर कुछ हमें एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है या हमें इरेगुलरिटी दिखाई देती है उस ट्रेंड में, तो उसका रीज़न क्या है वो भी हमने पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्ट करेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म वो शो करते हैं, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो अब ये पैरामैग्नेटिज्म है क्या? तो आप सब जानते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंसेस की, हम उनको अलग अलग सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है उन सब्सटेंसेस का जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। आप कोई भी सब्सटेंस है उसे जब आप दो पोल्स के बीच में लेकर आते हो, दो पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट के, यानी कि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हो किसी भी सब्सटेंस को, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या शो करता है, वो कैसा बिहेवियर शो करता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उन सब्सटेंसेस को कौन से सब्सटेंसेस नाम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन टाइप के मेनली जो है वो तीन टाइप के हैं। पहला जो है वो है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है उनकी, उसके बारे में हम बात करते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं, द सब्सटेंसेस, आप नोट कर सकते हो इसको, द सब्सटेंसेस दैट आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनको रिपेल करता है। ठीक है, इसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी या कि ऐसा क्यों होता है। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और दूसरे टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं दे आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये सब्सटेंसेस कैसा बिहेवियर शो करते हैं? दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनको ये अट्रैक्शन जो है वो फील करते हैं। बट लेकिन जो अट्रैक्शन है वो कब तक होती है? जब तक उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मतलब वो जो अपना बिहेवियर है ऐसा अट्रैक्शन वाला, या हम कहें कि मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो कब तक शो करते हैं? जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड में है। जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लिया जाता है तो उनका मैग्नेटिक करेक्टर भी रिमूव हो जाता है। बट देयर मैग्नेटिक करेक्टर, मैग्नेटिक, ये जरूर ध्यान रखना है आपने, ये जो पॉइंट है, द मैग्नेटिक करेक्टर इज लॉस्ट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर इनका मैग्नेटिक करेक्टर भी लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। और थर्ड टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप ये भी कह सकते हो कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, ये एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस टाइप ही हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जो अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है इनको आप एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं। दे शो एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। मतलब क्या है? दे आर, तो सेम चीज़ है, पहले तो दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं
शो मैग्नेटिज्म, इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसका मतलब वो मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। एंड द मैग्नेटिज्म, या हम कहेंगे कि दिस मैग्नेटिज्म इज परमानेंट even after removal of magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाता है तब भी इनका वो मैग्नेटिज्म रह जाता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है आयरन, ठीक है। जो आयरन है आपको पता है कि काफ़ी देर तक अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा भी देते हो, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हो, मैग्नेट के पास लेकर जाते हो, तो वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, ठीक है। और कुछ देर अगर आप उसको उसमें रखा रहने देते हो और मैग्नेट से आप हटा लेते हो उसको, मैग्नेट को हटा लेते हो, तो वो स्मॉल आयरन दूसरी आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म शो करता है तब भी जब मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स आयंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें जो डिफरेंस है दोनों में क्या है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म में, एक तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हो गया, और आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड और ये आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड, आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, पैरामैग्नेटिज्म का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो पैरामैग्नेटिज्म का जो, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें स्पेशली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 3D सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो और ये जो 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, इन ये और इनके आयंस मोस्टली पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो इसीलिए हम पैरामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पर, और उसका रीज़न क्या है हम उसकी भी बात करेंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का क्या रीज़न है, इसका कॉज क्या है, उसकी अब हम बात करते हैं। तो इसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एटम। मेटल एटम, या आप अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है, आप जानते हैं कि एक एटम है, एटम में क्या है, न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है। और उस एटम में न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, शेल्स हैं, शेल्स में सब शेल्स और सब शेल्स में ऑर्बिटल। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कहाँ करते हैं, जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स, है ना। और एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यही होता है। तो मान लो कि एक ऑर्बिटल है, इसके अराउंड उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 टाइप की मोशन शो करते हैं, और वो कौन सी हैं, एक तो है स्पिन अराउंड ऑन एक्सिस, जैसे कि लट्टू घूमता है, या फिर हम इसको कंपेयर किससे करते हैं, हम इसको जो हमारा मॉडल होता है एटम का, हम उसको कंपेयर करते हैं सोलर सिस्टम में। तो जिस तरह से अर्थ या बाकी सभी प्लैनेट्स एक तो अपने एक्सिस पर स्पिन करते हैं, हमें पता है, एक तो वो अपने एक्सिस पर स्पिन करते हैं, लट्टू की तरह गोल गोल अपने एक्सिस पर घूमते हैं, और दूसरा वो क्या करते हैं, मूव अराउंड सेंटर, है ना। जैसे कि जो सेंटर है, यानी कि सोलर सिस्टम में सेंटर पर क्या है, वो है सन।
सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं सभी प्लैनेट्स। तो सभी प्लैनेट्स एक तो अपने एक्सिस पर मूव करते हैं, स्पिन करते हैं, और दूसरा वो सन के अराउंड भी घूमते रहते हैं। तो दो टाइप की मोशन, जैसे कि प्लैनेट शो करते हैं अराउंड सन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी शो करते हैं अराउंड सन। ठीक है। तो जो थ्री डी सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी अगर मैं बात कर रही हूँ इनकी ऑर्बिटल मोशन की, ऑर्बिटल मोशन मतलब अपने ऑर्बिटल में मूव करते हैं। ये मान लो ये ऑर्बिटल है तो ये उस ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिटल में। इसके अलावा ठीक है, सेंटर के अराउंड ऑर्बिटल में ये ऐसे मूव कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कौन सी इनकी मोशन है? इनकी मोशन है स्पिन। एक अगर ये ऐसे स्पिन कर रहा है तो ये कैसे स्पिन करेगा? ये ऐसे स्पिन करेगा। ये इनकी स्पिनिंग मोशन है, लट्टू की तरह की मोशन है। ठीक है। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम स्पिन लिख रहे हैं, हमारा ये ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसकी स्पिन को हम +½ कहते हैं तो इसकी स्पिन क्या होगी? -½ होगी, है ना। या फिर अगर इसकी स्पिन को मैं -½ कह रही हूँ तो इसकी स्पिन को +½ कहेंगे। ओके। तो अब आप देखो, इफ एन ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी? +½ एक इलेक्ट्रॉन की, -½ दूसरे इलेक्ट्रॉन की। टोटल स्पिन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, मोर करेक्टली मैं ऐसे लिखूंगी। हम क्योंकि टोटल स्पिन लिख रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को हम ऐड कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है +½ दूसरे की है -½ तो रिजल्ट क्या है? 0। जब टोटल स्पिन 0 है, ठीक है, जब स्पिन ही 0 हो गई, स्पिन के कारण आपको पता है क्या होता है? ये +½ या -½ स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना। और इसके क्यों हमने कहा इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर? ये जो वैल्यू है ये एस की है। एस मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना। ऐसे यही होता है। तो स्पिन की वैल्यू या तो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें पता है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि उन दोनों की स्पिन कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण टोटल स्पिन विल बी इक्वल टू 0। ओके। तो हमने इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों कहा? क्योंकि ये हमें एंगुलर मोमेंटम बताता है। ये हमें क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम बताएगा ये हमें। तो अगर टोटल स्पिन 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। जब स्पिन ही नहीं है तो उस स्पिन के कारण एंगुलर मोमेंटम कहाँ से होगा? तो मैं इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम में लिख देती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो 2 मोशन है, एक तो स्पिन वाली और दूसरी ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट में अराउंड द सेंटर, जिसको हम ऑर्बिटल मोशन भी कह सकते हैं। एक स्पिन मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है। तो जो ऑर्बिटल मोशन है, यहाँ पर जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑर्बिटल मोशन है उसके कारण जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो काफ़ी कम है, बहुत कम है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर इस मोशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा। हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम इसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, स्पिन अराउंड ओन एक्सिस। तो स्पिन अराउंड ओन एक्सिस जब ये होता है, अब दोबारा से समझ लीजिए, तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉली ने कहा था कि जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। यही था। अगर एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हमारे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटल स्पिन हो जाएगी 0।
अगर टोटल स्पिन ज़ीरो हो गई तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसका ज़ीरो होगा, ठीक है, अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है तो सब्सटेंस विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है तो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा, और ऐसे सब्सटेंस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हम कहते हैं। ठीक है, और अगर स्पिन जो है वो ज़ीरो नहीं है, टोटल स्पिन ज़ीरो नहीं है, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कुछ वैल्यू होगी, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इफ टोटल स्पिन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर टोटल स्पिन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम is also not equal to 0, the substance is called paramagnetic। ठीक है, सब्सटेंस क्या होगा तब, पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि सब्सटेंस कितना पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, हमें जो सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिज्म है, जो बिहेवियर है उसका, पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर कितना है उसका बिहेवियर, वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये ध्यान रखना कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रही हूँ, मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जो स्पिन है, एस की जो वैल्यू है, एस को हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो उसी से मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ से हम इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में आप जानते होंगे, फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी कि अब मैं बात कर रही हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट उस सब्सटेंस का कितना होगा। अब हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता चल गया कि टोटल स्पिन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब कितनी भी हो सकती है, 1, 1.2, 1.5, 1.9 या 2.2, कुछ भी हो सकती है ज़ीरो के ऊपर। तो ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो क्या होगी, टोटल टोटल स्पिन, टोटल स्पिन तो एक्चुअली क्या होगी, वो तो मल्टीपल होगी 1/2 का। ठीक है, लेकिन जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू अलग होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक जो बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सब्सटेंस का कितना है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है। हम दो सब्सटेंसेस के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ इन इट्स ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक सब्सटेंस के, एक मेटल के या एक एटम के ऑर्बिटल्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे हम फाइंड करते हैं कि उस मेटल एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, वो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको कि हम म्यू से लिखते हैं, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ n इंटू n+2, where n is number of unpaired electrons। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे जो d ऑर्बिटल हैं, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे मैं 3d की बात कर लेती हूँ, कोई भी d सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
अगर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो सिंगली ऑक्यूपाइड है, ठीक है, हर ऑर्बिटल जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो टोटल जो स्पिन हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? सभी सेम डायरेक्शन में है और सभी सेम डायरेक्शन में ही होंगे, ठीक है, सभी सेम डायरेक्शन में, तो टोटल स्पिन हो गई मल्टीपल ऑफ प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने इस तरह से दिखाया है स्पिन को तो उसका मतलब प्लस हाफ ही है, ये प्लस हाफ भी हो सकता है, इसका मतलब माइनस हाफ भी हो सकता है। तो टोटल स्पिन क्या होगी? टोटल स्पिन होगी 5 इंटू प्लस और माइनस हाफ। यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेस पर हम कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। तो ये एक टेबल है, इसमें जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करके म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू स्क्वायर रूट को यूज़ करके हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। और ये जो वैल्यू दी हुई है ऑब्जर्व, ये फाइंड की गई है एक्सपेरिमेंटली। ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये वैल्यू दे रखी है ये एक्चुअल में आती है या नहीं आती। आपको आना चाहिए कि कैसे ये वैल्यू आई इस फॉर्मूले को यूज़ करके, दिस वन। एक और चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट्स हैं वो है BM, और क्या है इसकी फुल फॉर्म? ये है बोहर मैग्नेटोन, ठीक है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बोहर मैग्नेटोन। अब हम फाइंड करते हैं। देखो आपको इसके लिए क्या चाहिए? टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम और आयन की भी फाइंड कर सकते हो, एटम की भी फाइंड कर सकते हो। आपको क्या करना है? स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और देन फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देन यूज mu is equal to square root of n into n plus 2. That will give you magnetic moment in Bohr magneton, ठीक है। तो आप देखिए क्या है? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, हम 2-4 की फाइंड करेंगे, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 21। तो इस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की क्या होती है? जब इसका एटॉमिक नंबर जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d14s2, है ना। लेकिन आयन में से तीनों इलेक्ट्रॉन्स ये निकल गए, ये भी और ये भी, तो ये हो गया 3d04s0। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0, ओके। और म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये डायामैग्नेटिक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है। नेक्स्ट जो आयन था हमारा वो था आई थिंक टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 22। तो एटम जो है टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d24s2, है ना। और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन की हो जाएगी 3d14s0, क्योंकि पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 4s से जाएंगे और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3d से जाएगा। तो 3d में 1 बच गया और 4s में 0। तो मैं यहाँ पर 3d का लिख रही हूँ, वैसे आप सबको पता है 5 ऑर्बिटल्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन है अगर उसमें, तो ये इस तरह से शो होगा।
यानी कि n की वैल्यू क्या है 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, म्यू विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड इज इक्वल टू 1.732 BM। ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे इसमें तो 1.73 है, ये 1.732 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू है, और ऑब्जर्व क्या है 1.75 अप्रोक्सीमेटली इक्वली हम इसको कहेंगे, इतना डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में आप देख लो क्या होगा यहाँ पर, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d2 4s0 मीन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2, और आप इसको फाइंड करोगे अगर 2 स्क्वायर रूट 2 को तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, स्क्वायर रूट 2 होता है 1.414, तो ये आएगा 2.828 ये वैल्यू आ जाएगी जब टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से फाइंड कर सकते हो कि क्या इसकी वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट की किसी भी आयन के लिए या किसी भी एटम के लिए, यूजिंग दिस फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 स्क्वायर रूट। ओके, आप ये फाइंड कर सकते हो, और आपका ये एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन भी है इस बेस पर कि आपको एक सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई भी सब्सटेंस है दिया हुआ है, नाम भी बता सकते हैं या फिर सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर उसका बता दिया जाएगा। दिस इज़ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयन है इन एक्वा सॉल्यूशन एंड एटॉमिक नंबर इज Z इज 25। ठीक है, तो Z 25 है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 3d3 4s2 सॉरी ये होगी 3d5 4s2। ठीक है, और डाइवेलेंट आयन अगर मैं आयन को लिख दूँ M2 पॉजिटिव, डाइवेलेंट का मतलब यही है, तो उसके अंदर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी 3d5 4s0। ओके, n विल बी इक्वल टू 5, d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर d ऑर्बिटल में, तो वो पांचों अनपेयर्ड होंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे ऑर्बिटल्स, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35, एंड इफ़ यू फाइंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, फाइंड करने के लिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप फाइंड करिए। ओके, तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस की। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, हम दोनों ही सेम चीज़ें हैं, जितने सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स का मतलब है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एज द नंबर ऑफ unpaired electrons increases
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट ये हम फाइंड कर रहे हैं, हमने किस चीज़ से फाइंड किया है? हमने फाइंड किया है ये फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ज़रूर, म्यू इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू स्क्वेयर रूट। और ये स्पिन ओनली फॉर्मूला भी हम इसको कह सकते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला, क्योंकि ये सिर्फ जो स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन की उससे हम ये फाइंड करते हैं। तो ये है स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, स्पिन ओनली फॉर्मूला है ये टू फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, और जो हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, या मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ए सब्सटेंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कलर्ड आयन फॉर्मेशन, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आप इसे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है सब्सटेंसेस की, इसको अच्छी तरह से करिए। और जो हमने ये जो टेबल हम देख रहे हैं, आप ये खुद से ट्राई करके फॉर्मूला को यूज़ करके जितने भी ये आयंस दिए हुए हैं इनकी आप खुद से फाइंड करिए, और जो चेक करिए कि जो आप इसमें दी हुई है टेबल में कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी सेम आ रही है या नहीं आ रही है। आप इस फॉर्मूले को कम से कम 3-4 आयंस के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। आप एकदम से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन देखकर, जैसा कि मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल आप आसानी से उसको फाइंड कर सकें। व्हाट इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द सब्सटेंस दैट वी आर प्रोवाइडेड विद एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये आप करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए प्लीज़।